Hello everyone. Our today's topic is Money and Credit, Part 1, Chapter of Economics. In this chapter, we will discuss about what is money, how did money got originated, what is the importance of money, what is present day money stands or for forms, how it used, and then what is credit, how are the credit given to the people, what are the criteria that are taking into the consideration before giving credit to anyone. Okay, so here we start with the topic what is money. But before knowing what is money, हमें ये जानना ज़रूरी है कि मनी इवॉल्व कैसे हुई, मनी का ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले क्या होता था कि जैसे कोई जो व्यापार होता था, जो ट्रेड होता था, उसमें कोई बंदे होते थे, उनके पास में मनी नहीं होती थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता था वो मनी नहीं होती थी। अगर वो उनको कोई सामान चाहिए होता था, जैसे एक बंदे, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें दिखाया हुआ है कि एक बंदे ने जो शूज़ बनाया, उसको बैग की ज़रूरत थी, तो वो क्या करेगा, वो शूज़ उसको दे देगा और बैग उससे परचेज़ कर लेगा। ओके, जैसे एक के पास में यहाँ पर कोई सामान, एक के पास कोई एक सामान था, जैसे एक के पास गेहूँ था, दूसरे के पास में मिल्क था, तो एक ने गेहूँ दे दिया, दूसरे से मिल्क ले लिया उसने। तो इस तरीके से जो कमोडिटी एक्सचेंज होता था, इसको क्या कहते थे हम, बार्टर सिस्टम बोलते थे। अ बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। दिस सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड। ये सेंचुरीज पहले यूज़ होता था बार्टर सिस्टम, जब तक कि मनी का इवोल्यूशन नहीं होता था। तो क्या यूज़ करते थे हम कमोडिटी एक्सचेंज यूज़ करते थे, सामान की लेन देन करते थे। पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। लोग जो थे वो सामान और सर्विसेज की, सेवाओं की का लेन देन करते थे एक से दूसरे के बदले में। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आई, बार्टर सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मीन्स कि अगर मान लीजिए 3 बंदे हैं, ए बी सी, जब तक कि हम लेन देन कर रहे हैं, इनको ए को राइस चाहिए, बी को वीट चाहिए, तो क्या करेंगे, सॉरी, ए के पास राइस है, बी के पास वीट है और सी के पास में मिल्क है। अब मान लीजिए जो ए है उसको मिल्क चाहिए, तो और सी को राइस चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे से कमोडिटी एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब जो ए है उसको मान लीजिए वीट चाहिए और बी को मिल्क चाहिए, लेकिन सी को वीट नहीं चाहिए, और ए को वीट चाहिए और बी को राइस नहीं चाहिए, बी को मिल्क चाहिए। अब ये सिस्टम आ जाता है कि हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना होता है जो हमारा सामान खरीद करके अपना सामान बेचने को तैयार हो। दैट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स द बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। मीन्स एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें जो पार्टीज़ हैं वो दोनों एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए तैयार हो। और what a person is desire to sell is exactly what the other person wishes to buy। मीन्स कि एक बंदा जो है वो सेम वही चीज़ बेचने को तैयार है जो दूसरा खरीदने के लिए तैयार है, तब तो आपका जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो वर्क करेगा, अदरवाइज कमोडिटी एक्सचेंज वर्क नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ किसका, मनी का। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर आइए आपके पास में मनी। अगर आपके पास मनी है तो जैसे ए ने कोई सामान बेचा बी को, तो वो क्या करेगा, ए ने कोई सामान बेचा है। अब यहाँ पर जो है इनको कमोडिटी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए ने सामान बेचा बी को, तो बी उसको मनी देगा। अब ए जा करके चाहे मिल्क खरीदो, चाहे वीट खरीदो, कुछ भी खरीदो, अब वो उसकी मर्जी होगी। ठीक है, तो इस जो बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन किया किसने, मनी ने। और मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। मनी इज प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। मनी जो है उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने जो इंटरमीडिएट स्टेप था उसको फिनिश कर दिया,
या फिर एक इंटरमीडिएट का काम करने लगी, जो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को की जो नेसेसिटी थी उसको फिनिश कर दिया। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, जो मनी जो है वो इंटरमीडिएट का काम करती है एक्सचेंज प्रोसेस में, इसलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जो मनी होती थी, हम पहले देखते थे सामान के बदले सामान देते थे, जैसे कि जो ओल्डर फॉर्म्स थे उसमें मनी को हम कैसे मान सकते थे। जो इंडियंस थे वो क्या यूज़ करते थे एक्सचेंज के लिए, ग्रेन्स एंड कैटल्स का यूज़ करते थे एज ए मनी, कि भाई आप मुझे ये सामान चाहिए, जैसे मुझे राइस चाहिए तो आप मेरे कैटल रख लीजिए, और अगर जिसके पास में कैटल है वो सामान खरीदेगा कोई, तो वो क्या क्या दे देगा, वो अपने कैटल दे देगा, वो ग्रेन बदले में खरीद लेगा। या कपड़े हैं तो उसके बदले में ग्रेन्स दे दिए या कैटल दे दिए, तो इस तरीके से वो लोग एक्सचेंज कर लेते थे। उसके बाद में जो किंग्स रूल आए, उसके बाद में आया आपके मेटालिक कॉइन्स। जो मेटालिक कॉइन्स थे जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये कॉइन्स इवॉल्व हुए, लेकिन इनकी एक ये कुछ टाइम तक तो चले, लेकिन बाद में जो है इनकी एक प्रॉब्लम आई कि जो मेटालिक कॉइन्स है इनकी करेंसी वैल्यू तो थी, लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो ये मेटल के बने होते थे, इस वजह से इनकी खुद की वैल्यू भी थी। तो क्या होता था कि जैसे आपने गोल्ड था, गोल्ड की करेंसी वैल्यू भी है, और गोल्ड जो है एक मेटल है और उसकी खुद की वैल्यू भी है। तो इसको पिघला करके क्या बनाते थे लोग, इसको ऑर्नामेंट्स बना लेते थे, सिल्वर से यूटेंसिल्स बना लेते थे, कॉपर से अदर यूजफुल थिंग्स बना लेते थे। तो इससे जो है मनी की तरह ही ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाया। अब देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी। अब जैसे आपकी जो मेटालिक कॉइन्स थे, अब वो धीरे धीरे चेंज होने लगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी में क्या आता है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं। दे आर नॉट प्रीशियस, ये प्रीशियस नहीं है जैसे आपके गोल्ड एंड सिल्वर और कॉपर होते हैं, ये प्रीशियस नहीं है। एंड देन वाई ऑल दीज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर इनको क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है, क्यों माना गया है? ये इतना प्रीशियस नहीं है जितना मेटल के कॉइन्स होते हैं, उतने नहीं है, क्योंकि इनकी ये पेपर के बने होते हैं और पेपर की सिर्फ एक करेंसी में वैल्यू है, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसको क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है? बिकॉज करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। जो ये करेंसी होती है, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है, इसको किसी कंट्री की गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करती है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ टेकन कंसिडर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स। भारत में कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब क्या करती है? जो नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, उन्हें छापती भी है, उन्हें इशू भी करती है, उनका रेगुलेशन भी करती है। ठीक है, नो वन कैन रिफ्यूज़ पेमेंट मेड इन रुपीज़। अब ये लीगली बाउंड कर दिया गया है, बाउंडेड है कि कोई भी जो करेंसी नोट्स है उसमें पेमेंट लेने या देने में रिफ्यूज़ नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ लीगली एक्शन लिया जाएगा, दैट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम डिपॉजिट्स विद बैंक। लोगों के पास में कैसे है पैसा? अब करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स है। और एक और बात कि करेंसी नोट्स जो होते हैं उन्हें कौन प्रिंट करता है? नोट्स को प्रिंट करता है आपका आरबीआई। और जो कॉइन्स होते हैं, जो 1 रुपये का नोट प्लस में कॉइन्स, उसे कौन करता है? उसे भारत सरकार इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ओके, डिपॉजिट्स विद बैंक। व्हाट पीपल डू विद एक्स्ट्रा कैश। देखो, अब जैसे मान लीजिए हम जॉब करते हैं तो हमारे पास में कैश आया, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैश बचा उसका हम क्या करेंगे? ओनली नीड फ्यू मनी फॉर डेली एक्सपेंडिचर। हमें कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, बाकी पैसे का हम क्या करेंगे? हम विद डिपॉजिट इन बैंक, हम उसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। द एक्स्ट्रा कैश एंड बैंक पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। और जो एक्स्ट्रा कैश है हम उसको जब बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो बैंक उसके बदले हमें क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। वी कैन ऑल्सो विड्रॉ आवर मनी वेन एवर वी वॉन्ट। हम अपना पैसा जो है उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है उसकी। ओके, सिंस द डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। और जैसे कि हम जो भी पैसा हमने जमा कराया है उसको हम डिमांड करके कभी भी मांग सकते हैं, या फिर हमें जब नीड होती है तब हम उसको मांग सकते हैं। तो इसे क्या करते हैं? दीज डिपॉजिट्स
आर कोल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। इस वजह से ये जो डिपॉजिट्स है इनको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ड्यू टू दिस फैसिलिटी इट ऑल्सो एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी को चेक दिया 10,000 का और उससे कहा भाई कि मैं ये सामान खरीद रही हूँ आपका, और आपको मैं चेक देती हूँ, इसके बदले में आप मुझे सामान दे दीजिए। अब वो बंदा क्या करेगा, वो उस चेक को ले जाएगा, बैंक में जमा करेगा, उसको उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम भी करता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो बैंक है उसका क्या काम है, क्रेडिट लोन्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब जो पैसा हमने जमा कराया, अब बैंक क्या करता है, उसका जो जैसे डिपॉजिटर्स है वो बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और जब वो चाहेंगे जब उसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और जो बोरोवर्स है, अब बैंक क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि बैंक के पास में 100 रुपये जमा हुए। अब बैंक क्या करेगा, ये सारे 100 रुपये जो है वो अपने पास नहीं रखता है, वो इसका 15% अपने पास रख लेगा, या जो भी रेट होती है वो रख लेगा, और बाकी के जो 85 रुपीज़ बचे हैं उन पैसों का क्या करता है, वो लोन दे देता है। ठीक है, बोरोवर्स को लोन दे देता है। 15% क्यों रखता है कि जब भी कोई जो डिपॉजिटर है अगर वो पैसे मांगने के लिए आता है तो बैंक इसमें से जो जमा पैसा है इसमें से उन लोगों को पेमेंट कर देगा, और 85 जो रुपीज़ बचे हैं वो एज अ लोन दे देता है। अब लोन के बदले में बैंक को क्या मिलता है, लोन के बदले में बैंक को लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई गाड़ी खरीदी और गाड़ी थी 7 लाख रुपए की, और उसकी पेमेंट करते करते और वो करीब करीब 9 लाख रुपए की हो जाती है, क्योंकि हम उसके बदले में हम इंटरेस्ट पे करते हैं, किसको, बैंक को। ठीक है, अब बैंक का मेन फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, रेंडर लोन टू द नीडी, जिनको ज़रूरत होती है उनको लोन देता है, रेज क्रेडिट्स, क्रेडिट्स कैसे रेज करता है, जैसे आपको ये आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और लोगों को लोन दे दिया, ट्रांसफ़र अकाउंट्स, और अगर मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ती है तो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र भी करते हैं, जैसे चेक से ट्रांसफ़र कर दिया, डीडी से ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।